Hello students, today I have presented with some constructive rules of active and passive voice. First of all, we understand what is voice. सर्वप्रथम हम समझते हैं कि वॉइस क्या है। विद्यार्थियों, वॉइस का तात्पर्य वाच्य होता है और वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का तरीका या बोलने का विषय होता है। जैसा कि हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जब हम किसी एक वाक्य में कर्ता को प्रधानता देते हैं तो हम देखते हैं तो कभी किसी वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे कि राम एक पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ये दोनों ही तरीके के सेंटेंस का अर्थ सेम है, परंतु बोलने का अलग अलग तरीका है। इसी को हम वॉइस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉइस। There are two types of voice. Number one, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जो कार्य कर रहा होता है, डूअर होता है, उसे सर्वप्रथम लिखा जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में जो कार्य किया जा रहा होता है उस कार्य को यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और डूअर जो कार्य करने वाला होता है वो प्रीपोजिशन बाय के साथ लास्ट में लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में यह दर्शाया जाता है कि कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस इन ग्रामर, एन एक्टिव वॉइस इज ए टाइप ऑफ क्लॉज और सेंटेंस। ग्रामर में एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तवाच्य एक प्रकार का उपवाक्य होता है अथवा वाक्य होता है जिसमें कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है। और जबकि पैसिव अथवा इन एक्टिव वॉइस अ डूअर इज एम्फेसाइज्ड, अथवा एक एक्टिव वॉइस में डूअर को यानी कर्ता को, कार्य करने वाले को प्रबलता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। इसी को हिंदी में समझा है। व्याकरण में कर्तवाच्य एक प्रकार का वाक्य अथवा वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट कर्ता किसी कार्य को करता है। कर्तवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द लियोपार्ड चेज द एंटीलोप। लियोपार्ड चीता ने एंटीलोप हिरन को खदेड़ा। तो हिरन को खदेड़ने वाला कौन है? लियोपार्ड, चीता है। यहाँ पर लियोपार्ड ही कार्य को कर रहा है। खदेड़ने का कार्य कौन कर रहा है? लियोपार्ड। और किसको खदेड़ रहा है? एंटीलोप को। यहाँ एंटीलोप क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। जबकि वहीं पर पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस एन एक्शन इज शोन टू बी डन बाय समवन और डूअर। पैसिव वॉइस में ये दर्शाया जाता है कि कोई डूअर के द्वारा अथवा किसी के द्वारा कार्य किया गया है। अथवा इन पैसिव वॉइस एन ऑब्जेक्ट इज एम्फेसाइज्ड। पैसिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को प्रबलता दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। इसी को हिंदी में बताया है, कर्मवाच्य में किसी कार्य को किसी कर्ता के द्वारा किया जाना दर्शाया जाता है। किसी कार्य को किसी कर्ता के द्वारा किया जाना दर्शाया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति, ये दिखाया जाता है कि कोई कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। अथवा कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे कि ऊपर उदाहरण में बताया था कि लियोपार्ड चेज द एंटीलोप। लियोपार्ड खदेड़ रहा था किसको? एंटीलोप को। लियोपार्ड ने एंटीलोप हिरन को खदेड़ा। यहाँ पर हमने एंटीलोप ऑब्जेक्ट को पहले प्रधानता दी है, पहले लिखा है। एंटीलोप को खदेड़ा गया लियोपार्ड के द्वारा, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में खदेड़ने वाला लियोपार्ड ही है, बट लियोपार्ड को लास्ट में लिखा गया है। जबकि ऑब्जेक्ट हमारा एंटीलोप हिरन पहले लिखा गया है। हिरन को खदेड़ा गया। अब यहाँ पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो एंटीलोप नहीं है, कार्य करने वाला व्यक्ति लियोपार्ड ही है। परंतु इस सेंटेंस में ये दिखाया गया कि एंटीलोप को, हिरन को किसके द्वारा खदेड़ा गया, यानी लियोपार्ड के द्वारा खदेड़ा गया। तो यही हमारा पैसिव वॉइस है। विद्यार्थियों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम कुछ जनरल रूल्स को ध्यान रखते हैं। जनरल रूल्स इस तरह से हैं। एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है बिगिनिंग में आता है, यानी सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जबकि वहीं पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम पहले लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके पश्चात टेंस के अकॉर्डिंग हम टू बी वर्ब को लिखते हैं।
दूसरे नंबर पर, और थर्ड नंबर पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाय का यूज करके हम सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो ये क्रमशः हम 1 2 3 4 5 के माध्यम से हम रूल्स में भी समझते हैं। यूज ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लिखें सेंटेंस के। रूल नंबर 2, यूज टू बी वर्ब का यूज करें अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो भी दिया गया सेंटेंस है उसका टेंस पहले समझें, उसके अनुसार टू बी वर्ब का यूज करें। थर्ड नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन पैसिव वॉइस। नाउ फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ, यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर डूअर, अर्थात कर्ता के पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करें पैसिव वॉइस में। और फिफ्थ नंबर रूल में दिखाया है पुट डूअर यानी सब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन बाय इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के लास्ट में प्रीपोजिशन बाय के साथ सब्जेक्ट को लिखें। नाउ नोट, only those sentences having transitive verbs are changed into passive voice. This note is most important. हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि only those sentences, मात्र वे ही सेंटेंस जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब होती है अर्थात सकर्मक क्रिया होती है यानी कर्म दिया रहता है, उन्हीं वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। कभी कभी लोग पूछ देते हैं बताइए सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ही गो, आपको सेंटेंस दे दिया ही गो, और विद्यार्थी हमारे उलझे रहते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर ही गो, ही गोज। अब यहाँ पर ही गोज जो दिया है उसमें ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया है, यह कह दिया गया ही प्लेज वह खेलता है। अब इसमें क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, तो विद्यार्थी जो है उसको पैसिव वॉइस में बदलने में जुटे रहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना अति आवश्यक होता है कि आखिर क्या दिया गया सेंटेंस जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कि नहीं। तो हमेशा ये नोट ध्यान रखना है कि ओनली दो सेंटेंसेस हैविंग ट्रांसिटिव वर्ब्स, मात्र वे सेंटेंस जिनमें कि ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं उनको ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है। जैसे जिन वाक्यों की क्रियाएँ सकर्मक क्रियाएँ होती हैं उन्हीं वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही प्लेज वेल, वह अच्छी तरह खेलता है। अब यहाँ पर ही प्लेज वेल क्या अच्छी तरह से खेलता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। उसी तरह द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। भाई चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं ना, चिड़ियाँ क्या उड़ती हैं, किसी चीज़ को उड़ा तो नहीं जा रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं तो आकाश में उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं आकाश में, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आप कहाँ प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट में अगर निकलता है कोई शब्द तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। चिड़ियाँ उड़ती हैं आकाश में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द बॉयज क्वारल्ड विद ईच अदर, लड़के एक दूसरे से झगड़ते हैं। एक दूसरे से झगड़ते हैं ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर दर्शाया है कि इन अबव सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट गिवन, उपरोक्त सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सो द वर्ब्स प्लेज, फ्लाई, क्वारल्ड आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स, अतः क्रियाएं प्लेज, फ्लाई, क्वारल्ड ये आकर्मक क्रियाएं हैं एंड कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, और इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। इन वाक्यों को समझने के लिए यदि हम वाक्य की क्रिया से क्या प्रश्न करें तो उत्तर में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, तो इस तरह की क्रियाएं ही इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रियाएं होती हैं और ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। पुनः समझ लें, हमें वाक्य की क्रिया से क्या प्रश्न करना है और उत्तर में अगर नहीं कुछ प्राप्त होता तो वो हमारी वो वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसा कि एग्जाम्पल देखिएगा, राहुल सैट ऑन द चेयर, राहुल बैठा कुर्सी पर।
राहुल बैठा कुर्सी पर। कहाँ बैठा? कुर्सी पर बैठा। क्या बैठता है? ये तो नहीं है। कुर्सी पर बैठा, ये तो ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया, सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसी तरह से रीता स्लेप्ट इन द रूम। रीता क्या सोती है? कमरा सोती है? नहीं नहीं, कमरे में सोती है। कमरे में सोती है अर्थात कहाँ सोती? कमरे में, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया गया है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस तरह का सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द हॉर्स रैन फास्ट। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा क्या दौड़ता है? पता ही नहीं है। दिया जाता कि द हॉर्स रैन द रेस वेरी फास्ट, तो रेस रैन द रेस, रेस अगर दिया जाता तो ऑब्जेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर तो लिखा है द हॉर्स रैन फास्ट, सो ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन दिस सेंटेंस, वी कैन नॉट चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नाउ एक्सेप्शन, देयर आर सम अपवाद, कुछ अपवाद हैं जो मैंने बताया कि ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, लेकिन नहीं बनते हैं। कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य दिए गए हैं नीचे, जैसा कि हमने दर्शाया है। देयर आर सम सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब्स। कुछ सेंटेंस हैं जिनमें कि इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रियाएं होती हैं, एंड स्टिल वी कैन चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस, फिर भी हम उनको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अकर्मक क्रियाएं हैं, कर्म नहीं दिया गया है, फिर भी बदल सकते हैं, तो वो किस तरह के वाक्य होते हैं ये देखना है। फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फ्लावर स्मेल्स स्वीट, पुष्प मधुर महकता है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है, मधुर महकता है, ये तो एडवर्ब है। कैसा महकता है? मधुर महकता है। पुष्प क्या महकता है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर भी ये, जबकि स्मेल्स हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, और ये यूपी बोर्ड की 10th की बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है सेंटेंस, फ्लावर स्मेल्स स्वीट, और कई लोग भी पूछते हैं इस सेंटेंस को विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थियों को बता देना चाहिए सेंटेंस किस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। फ्लावर इज स्वीट, पुष्प मधुर होता है, व्हेन इट इज स्मेल्ट, जब इसको स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है। इस तरह सेंटेंस पैसिव वॉइस बनता है। उसी तरह से अगर सेंटेंस दिया गया हो लेमन टेस्ट सावर, तो लेमन इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड, सेंटेंस बन जाता है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, वी शुड वोट फ्रीली। हमें वोट स्वतंत्रता पूर्वक देना चाहिए। अब वोट करना चाहिए, यहाँ पर वोट जो है ये वर्ब है, और ऐसे में ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, बट पैसिव वॉइस बन सकता है, क्योंकि वोट और वोट, वोट हमारा जो है वर्ब भी है, और वोट एक नाउन शब्द भी है, जो हम बैलेट पेपर पर मोहर लगा करके वोट बॉक्स में डालते हैं, वो हमारा वोट होता है। और वोट डालने की क्रिया यानी वर्ब भी है, कार्य भी है, तो इस तरह का सेंटेंस बन जाता है पैसिव वॉइस। वोट शुड बी वोटेड, यानी वोट हमारी वर्ब भी है, वोट नाउन भी होता है, तो वोट शुड बी वोटेड फ्रीली बाय अस। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, दे से। इस सेंटेंस में लिखा है दे से, वे कहते हैं। अब इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, फिर भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि डूअर जो इसका है वो अननोन है, और अननोन डूअर को हमेशा ऑब्जेक्ट से हटा दिया जाता है, ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है। तो जब हम इस सेंटेंस में दे को हटाते हैं तो एक डमी सब्जेक्ट यानी इट आ जाता है बिगनिंग में, और सेंटेंस चूँकि प्रेजेंट होता है तो इसलिए इट इज सैड। उसी तरह से पीपल बिलीव, तो बन जाता है इट इज़ बिलीव्ड, ये भी नॉन डूअर है पीपल, तो इसको भी हटाते हैं और हमें क्या लिखते हैं, लिखना होता है इट इज़ बिलीव्ड, डमी सब्जेक्ट इट आ जाता है बिगनिंग में। नाउ we shall study how an active voice should be converted into passive voice. For that we should understand main rules. उसके लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए प्रमुख नियम, मेन रूल्स। तो मेन रूल्स में सर्वप्रथम चेंज इन केसेस। विद्यार्थियों हमें पता है कि पर्सनल प्रोनाउन के केसेस होते हैं, 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस।
तो सेंटेंस जब हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हमेशा जो प्रोनाउन का केस होता है उसको बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट में यदि आई होता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में हम मी लिखते हैं, वी को अस लिखते हैं, यू को यू ही लिखते हैं, ही का हिम, और हिम होता है तो ही आ जाता है। उसी तरह से वाइस वर्सा हम कन्वर्ट करते हैं, सी का हर, दे का दे, दम का दे, हर का सी। चेंज इनटू इन टू बी वर्ब, चेंज इन टू बी वर्ब, टू बी वर्ब में परिवर्तन। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी डोंट चेंज द टेंस इन पैसिव वॉइस। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ टू बी वर्ब का परिवर्तन होता है, जबकि टेंस परिवर्तन नरेशन में किया जाता है। आप जानते हैं प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं नरेशन में, जैसे प्रेजेंट को हम यानी कैन को कुड कर देते हैं, है ना, डूडस को डिड कर देते हैं, तो ये हम प्रेजेंट से पास्ट में बदलते हैं, ये नरेशन में करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा टू बी वर्ब का चेंज होता है। ये हमेशा रिमेंबर रखना है कि पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब का परिवर्तन होता है। और बच्चों टू बी वर्ब हम जानते हैं टेंस के अकॉर्डिंग तीन तरह की होती हैं। प्रेजेंट में टू बी वर्ब इज एम आर, पास्ट में टू बी वर्ब वाज वर्ब, और फ्यूचर में टू बी वर्ब विल बी शैल बी होती है। तो सर्वप्रथम हमें देखना है यदि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से परिवर्तन होता है इस चार्ट के माध्यम से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया रहता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया गया हो तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। उसी तरह से सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसमें वाज वर्ब लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। विल सेल है तो विल भी सेल भी करना है, और इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं बी वर्ब का ही परिवर्तन होता है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म की जगह बीइंग आ जाता है। इज एम आर प्लस बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और चूंकि आईएनजी फॉर्म जो दी जाती है प्लेइंग जैसे, तो आप उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, प्लेड कर देते हैं, और जो प्लेइंग आईएनजी फॉर्म होती है उसकी जगह पर आप लगा देते हैं बीइंग। वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वहाँ पर भी वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। और जिन क्रियाओं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है। हैड बीन यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो विल हैव शैल हैव के साथ बीन आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसको हम विस्तार से टेबल वाइज पढ़ते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया गया होगा अथवा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट जो हम पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके साथ इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन बाय के साथ में हम जो सब्जेक्ट दिया जाता है डूअर वो हम लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह से यदि डू डज नॉट दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और जो सब्जेक्ट होता है डूअर वो लास्ट में लिखा जाता है, इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है। तो हमने ये ध्यान दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य है एस एस मिल रहा है या डू डज मिल रहा है तो हमेशा प्रेजेंट की टू बी वर्ब इज एम आर लगानी है। एग्जाम्पल में देखें, ही सिंग्स अ सॉन्ग, हमने ये देखा कि सिंग्स एस लगा हुआ है वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अब हम इसमें देखा ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है तो सबसे पहले लिखा आपने अ सॉन्ग और प्रेजेंट की टू बी वर्ब लगाई इज, चूँकि और जो टू बी वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बनाया है उसके नंबर के अनुसार, एक सॉन्ग यानी सॉन्ग एक वचन है तो इसलिए आपने इज लगाया। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, जो ही है वो बाय हिम लिखा आपने। उसी तरह सी डज नॉट ड्रा अ पिक्चर, आपने देखा पिक्चर जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है तो आपने लिखा अ पिक्चर, टू बी वर्ब इज आ गई, इज नॉट ड्रॉन बाय हर।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर निगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके साथ वाज वर्ब। चूँकि प्रेजेंट में इज एम आर आपने लिखा था प्रेजेंट की टू बी, और पास्ट में टेंस में सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट की टू बी और वाज वर्ब आनी चाहिए। तो आपने लिखा वाज, ऑब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ डूअर आ जाएगा। और यदि नेगेटिव वाक्य है तो वाज वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक। तो हमने देखा किल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को तो पैसिव वॉइस में शुरुआत में लिखेंगे, बिगिनिंग में। तो अ स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम। उसी तरह से ही डिड नॉट राइट एन एसे, डिड नॉट राइट, राइट मेन वर्ब है और एन एसे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा एन एसे, और एन एसे सिंगुलर नंबर तो आपने वाज लिखा, एन एसे वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि दिया जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होती है विल सेल, और टू बी वर्ब क्या होती है, विल बी सेल बी। तो विल सेल को हमें क्या बदल देना है, विल बी सेल बी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि हमने देखा द टीचर विल पनिश द बॉय, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द बॉय विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। वी शैल प्ले अ फ्रेंडली मैच, ऑब्जेक्ट क्या आप देख रहे हैं, अ फ्रेंडली मैच। तो अ फ्रेंडली मैच को आपने बिगिनिंग में लिखा, अ फ्रेंडली मैच विल बी, चूँकि वी के साथ सेल आता है, जब अदर कोई सब्जेक्ट आया तो उसके साथ क्या आएगा, विल बी। तो अ फ्रेंडली मैच विल बी प्लेड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव इज अस। नाउ इन टेबल नंबर 2, yes, in table number 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेबल नंबर फर्स्ट में आपने देखा इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट फिर टेंस, पास्ट में टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके पश्चात कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप देखते हैं कि वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब की एनजी फॉर्म। चूँकि हमको पता है कि हम पैसिव वॉइस में बी वर्ब का ही परिवर्तन करते हैं, तो चूँकि वर्ब की यदि आईएनजी फॉर्म दिखती है तो बी की आईएनजी फॉर्म लगाना होता है इज एम आर के साथ। इज एम आर ये प्रेजेंट की टू बी वर्ब है तो प्रेजेंट की टू बी वर्ब सेम रहती है और हम बीइंग लगाते हैं। तो देखते हैं, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में लिखा जाएगा बाय प्रीपोजिशन के साथ में, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बिगनिंग में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, द बॉयज़ आर प्लांटिंग द ट्री। तो बॉयज़ के साथ प्लूरल नंबर वर्ब आई है, बॉयज़ आर प्लांटिंग। द ट्री है सिंगुलर नंबर, इसको ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बिगनिंग में लिखेंगे द ट्री। अब हमें ट्री के साथ आर तो लिखना नहीं है, बिकॉज ऑफ ट्री सिंगुलर नंबर है, इसलिए द ट्री इज बीइंग, आपने बीइंग लिखा, प्लांटेड बाय द बॉयज़। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब दिया गया है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है और डूअर लास्ट में लिखना है, जबकि ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में लिखना है। देखिए द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। हमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है स्टूडेंट्स, तो इसको बिगनिंग में लिखेंगे और इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाई द टीचर। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब विल बी शैल बी जानते हो, एनजी फॉर्म आती है, बट इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। ये हमारा टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। नाउ इन टेबल नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट टेबल में इंडेफिनिट टेंस देखे, सेकेंड टेबल में कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसमें आप टेबल नंबर 3 में परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इनके साथ। तो चूंकि पैसिव वॉइस में हमें यदि बदलना है तो पैसिव वॉइस में तो बी वर्ब का परिवर्तन करते हैं। हमने देखा था टेबल नंबर 2 में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आई थी,
तो आपने बी की आईएनजी फॉर्म पैसिव वॉइस में बीइंग लिखी थी। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं तो पैसिव वॉइस में बी की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप बताइए, बीन होती है। यस, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। सर्वप्रथम यदि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखकर पहले लिखना है, और ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन हैव बीन लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और डू वेयर। रीता हैज़ बॉट द टिकट। आप बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द टिकट। ऑब्जेक्ट हमारा द टिकट है, और इसको हमें क्या लिखना है पैसिव वॉइस में, बिगिनिंग में द टिकट, और टिकट एक वचन है तो क्या लगाएंगे हैज़, और हैज़ के साथ क्या लगाना होगा बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो पहले से ही मिलती है तो थर्ड फॉर्म लगाइए आपने, और सब्जेक्ट क्या है रीता, तो उसको आपने लिखा लास्ट में रीता। एग्जाम्पल नंबर 2 में द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस प्लूरल नंबर होता है, दैट्स वाई वी सी हियर प्लूरल नंबर वर्ब, पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो इसका जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं शुरुआत में, ऑब्जेक्ट क्या है थीफ है, तो सब्जेक्ट में लिखा है इसको द थीफ, सिंगुलर नंबर है, हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस। हमें विशेष ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर था तो जब इसको सब्जेक्ट में लिखा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई, जबकि सब्जेक्ट के साथ पुलिस के साथ हमारा हैव आया था। जबकि ऑब्जेक्ट जब हमने पहले लिखा तो वहाँ पर थी शुरुआत में सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमें हैव बीन ना लगा कर क्या लिखना होगा, थीफ के अनुसार हैज़ बीन। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप पैसिव वॉइस में हैड बीन करेंगे और बाई के साथ डूवेल लिखा जाएगा लास्ट में। द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, यदि कंजंक्शन जुड़ा है, बिफोर है, आफ्टर है, दैट है, इफ है, तो यदि बाद का इन कंजंक्शन के बाद की क्लास यदि पैसिव वॉइस में बनती है तो बनाते हैं, अन्यथा नहीं बनती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। तो सेंटेंस हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा सिर्फ कंजंक्शन के पहले वाला। आप देखें कंजंक्शन बिफोर है, बिफोर के पहले पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, तो द मेडिसिन जो दिया गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको आप पैसिव वॉइस में शुरुआत में लिखेंगे, यानी द मेडिसिन हैड बीन टेकन बाय द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ विल हैव शैल हैव लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाय के साथ डूएर लास्ट में। एग्जाम्पल समझें, यू विल हैव डन इट बिफोर आई कम। हमने देखा यू विल हैव डन इट, आपने विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और ऑब्जेक्ट क्या है इट, तो इसको हम बिगिनिंग में लिखेंगे इट विल हैव बीन डन बाई यू बिफोर आई कम, यानी जो बाद की क्लास है उसको वैसे ही जोड़कर लिख देते हैं। नाउ स्टडी मोर एग्जाम्पल्स। अब आपको और भी उदाहरण समझने हैं, इन एग्जाम्पल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वी एडमायर द ब्रेव, ऑब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है, द ब्रेव। ऑब्जेक्ट हमने बिगिनिंग में लिखा, द ब्रेव हमें ये ध्यान देना होगा जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें बिगिनिंग में लिखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि वो ऑब्जेक्ट जो शुरुआत में लिखा है पैसिव वॉइस में, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है। और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, एक नियम है कि यदि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा हो और एडजेक्टिव के साथ कोई अन्य नाउन शब्द ना हो तो वो प्लूरल नंबर माना जाता है, कलेक्टिव नाउन बन जाती है। जैसे द पुअर, द ब्रेव, द कावर्ड, द रिच, तो इस तरह से ये प्लूरल नंबर होते हैं। धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्रेव बहादुर लोग। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, द ब्रेव को बिगिनिंग में लिखा तो द ब्रेव के साथ आर लिखा जाएगा, द ब्रेव आर एडमायर्ड बाई अस, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल। इस सेंटेंस में मैंने ये बताया है कि यदि कोई भी फ्रेजल वर्ब हो
फ्रेजल वर्ब का तात्पर्य है कि मेन वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन है तो ये कभी मत सोचें कि हम प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे आगे। विद्यार्थी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि पैसिव में डबल प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है तो क्या करते हैं कि वो प्रीपोजिशन हटा देते हैं, एक प्रीपोजिशन लिखते हैं। बाई लगने के कारण जो आफ्टर है वो हमारी विद्यार्थी क्या करते हैं, हटा देते हैं। कदापि नहीं हटाना है, सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आपने देखा ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो द चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन यहाँ पर डबल बार द लिखा है, आर्टिकल द एक बार लिखना है। द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाई हिम, यहाँ पर लुक्ड आफ्टर हमारा लुक्ड के साथ जो प्रीपोजिशन है आफ्टर वो नहीं आपने हटाई, और यहाँ पर चूंकि लुक्ड पास्ट में टेंस था तो इसलिए वर लिखा जाएगा चिल्ड्रन के साथ। द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय हिम वेल। आई ऑफर्ड हिम अ पोस्ट। अब इस सेंटेंस में मैंने एक विशेष चीज़ बताई है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आता है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सदैव कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, जैसे हिम है, मी है, अवर है, अस है। और जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है, तो यदि नॉन लिविंग थिंग को हम पहले लिख देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट है और हिम क्या है, प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आप पोस्ट को हम पहले लिख दें तो ये जो हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिखना होगा और प्रीपोजिशन के साथ लिखना होगा। जैसे हम कहते हैं आई ऑफर्ड अ पोस्ट टू हिम, तो उसी तरह से हमारा जो जब सेंटेंस इस तरह का दिया जाता है जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जब हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाना होता है। और यदि हिम को सब्जेक्ट मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो हमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। हम कह सकते हैं ही वॉज, चूँकि सेंटेंस पास्ट में टेंस का है, तो ही वॉज ऑफर्ड अ पोस्ट बाय मी, या हम कह दें अ पोस्ट वाज ऑफर्ड, पोस्ट को ऑफर किया गया किसे, टू हिम उसे, बाय मी मेरे द्वारा। अ पोस्ट वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4th, द स्टूडेंट्स जम्प्ड ओवर द फेंस। यहाँ पर भी आपने देखा जम्प्ड के साथ प्रीपोजिशन ओवर दिया है, आप पैसिव में बदलते हैं, जम्प्ड पास्ट में टेंस में वाज वर यूज करेंगे। यानी द फेंस ये ऑब्जेक्ट है, द फेंस वाज जम्प्ड ओवर बाय द स्टूडेंट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, मदर हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर। नॉकिंग एट, यहाँ पर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एट लगी है, ऑब्जेक्ट है द डोर। सॉरी, यहाँ पर विद्यार्थियों को यही भ्रम होता है, जैसा कि मुझे भी भ्रम हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डोर नहीं है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मदर है मेन वर्ब हर्ड है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, समवन, ये ऑब्जेक्ट है, द डोर नहीं ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप जब पैसिव बनाएंगे तो समवन पहले लिखेंगे, समवन वाज हर्ड, उसके पैसिव हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड है, सेकंड फॉर्म में पास्ट में टेंस का वाक्य है तो वाज लगाया आपने। समवन वाज हर्ड नॉकिंग एट द डोर बाय मदर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, द इंजीनियर हैज चेक्ड द वर्क ऑन द साइट। आप बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। द इंजीनियर हैज चेक्ड, ये मेन वर्ब हुई, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द वर्क। तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के साथ ही लिखा होता है। एक वाक्य में तीसरा या चौथा शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हमने देखा सब्जेक्ट शब्द पहला था मदर, दूसरा था मेन वर्ब, तीसरा क्या था, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में पहला शब्द है इंजीनियर, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तीसरा है, चौथा शब्द हुआ ऑब्जेक्ट। द वर्क,
आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमेशा मेन वर्ब के साथ ही वाला शब्द देखें, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसी को पहले लिखेंगे। द वर्क, चूँकि हैज़ लिखा है, सिंगुलर नंबर वर्क है। द वर्क हैज़ बीन चेक्ड ऑन द साइड बाय द इंजीनियर। द ड्रंकर्ड वाज मेकिंग अ डिस्टर्बेंस इन द मीटिंग। वाज के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? अ डिस्टर्बेंस, भाववाचक संज्ञा, आस्टक नाउन। तो आपने क्या लिखा बिगिनिंग में? अ डिस्टर्बेंस वाज, चूँकि आईएनजी फॉर्म, तो बीइंग, मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड इन द मीटिंग बाय द ड्रंकर्ड। नाउ वी डोंट हेल्प द पुअर। ऑब्जेक्ट आपने देखा द पुअर, और ये एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल आया है, तो स्वाभाविक है, मैंने बताया था कि ये कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल नंबर होगी। द पुअर, गरीब लोग। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय अस। नाउ द लायन रस्ड एट द डियर। रस्ड एट, प्रीपोजिशन एट आया है इसके साथ। रस्ड सेकेंड फॉर्म है रस की, तो आपने ऑब्जेक्ट क्या देखा? द डियर। द डियर वाज, की सेकेंड फॉर्म है, वाज वर लगेगा। द डियर वाज रस्ड और एट बाय द लायन। आई सी अ बर्ड इन द ट्री। सब्जेक्ट क्या है? आई। मेन वर्ब क्या है? सी। क्या देखा? अ बर्ड। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ बर्ड। तो आपने लिखा अ बर्ड इज सीन इन द ट्री बाय मी। नाउ 11 नंबर एग्जाम्पल। दे आर टू सर्व द पुअर। उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा ऑट, ये क्या है? ये तो मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑट टू को ऑट टू बी, तो द पुअर आर टू बी सर्व्ड बाय देम। आई सॉ हर ओपनिंग द डोर। आई सॉ हर, द डोर नहीं है, ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने बताया था तीसरा शब्द या चौथा शब्द आपका ऑब्जेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। बहुत से विद्यार्थी वाक्य में दिए हुए ऑब्जेक्ट को पहचानने में असफल हो जाते हैं। तो आपको मैंने बताया, हिंट दी कि वाक्य में प्रायः यदि हेल्पिंग वर्ब होगी तो चौथा शब्द ऑब्जेक्ट ही होगा, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तीसरा शब्द आपका ऑब्जेक्ट अवश्य होगा। आई सा हर, तो हर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आपने क्या लिखा? शी। सा सेकेंड फॉर्म है। शी वॉज सीन ओपनिंग द डोर बाय मी। हैमिल्टन विल गिव यू अ बुक इफ़ यू ओबे हिम। इस एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों। यदि कोई भी सेंटेंस डबल क्लॉज रखता है, डबल क्लॉज रखने का तात्पर्य है कि वो क्लॉजेज कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो कंजंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। कंजंक्शन इफ सेंटेंस में इफ़ दिखाया है, और देखिए इफ़ के माध्यम से पहली क्लॉज ये है और इफ़ के बाद वाली क्लॉज ये है। यदि दोनों ही क्लॉजेज में ऑब्जेक्ट दिया है, पैसिव वॉइस बन जा रहा है, तो आप बना देते हैं दोनों ही क्लॉजेज के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। और यदि कंजंक्शन के बाद वाला वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो कोई आवश्यक नहीं कि बाद वाला सेंटेंस भी आप पैसिव वॉइस में बदलें। आप पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया, उसको आप पैसिव वॉइस बदल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, हैमिल्टन विल गिव यू अ बुक, तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट अ बुक विल बी गिवन टू यू, या यू विल बी गिवन अ बुक आप कह सकते हैं। मैंने ये बताया ऊपर। अब बुक आपने नॉन लिविंग, जहाँ तक प्रयास हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएं। तो अ बुक विल बी गिवन टू यू बाय हैमिल्टन। अब आगे देखिए, इफ़ के पश्चात यू ओबे हिम लिखा है, तो यू सब्जेक्ट है, ओबे मेन वर्ब, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बना देंगे? इफ़ ही इज़ ओबेड बाय यू, यू ओबे हिम, ही इज़ ओबेड बाय यू। तो इस सेंटेंस में आपने भली भांति समझा कि यदि डबल क्लॉजेस दी हैं और कंजंक्शन के बाद वाला वाक्य भी पैसिव वॉइस में बन जा रहा है, उस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया है, जैसा कि ओबे मेन वर्ब थी और हिम ऑब्जेक्ट था, यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है पैसिव वॉइस बन जा रहा है तो बनाएं।
और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का पैसिव वॉइस कंजंक्शन के बाद वाले उपवाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, तो उसको मत बनाएं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 में जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया था और 14 सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यू डू नॉट कम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब दिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको वैसा ही लिख दें, सिर्फ पहले वाले इफ से पहले वाले क्लास का ये पैसिव वॉइस बनाएं। ही मे सेंड हिज सर्वेंट, तो हिज सर्वेंट ये ऑब्जेक्ट है, मे का आप पैसिव वॉइस में मे भी बदलते हैं, तो हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाय हिम इफ़ यू डू नॉट कम, वैसा ही आपने लिख दिया। आपने देखा है ही सर्वेंट मे को मे बी में बदलते हैं, तो ही सर्वेंट मे बी सेंट बाय हिम इफ़ यू डू नॉट कम। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15, वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। यहाँ गुड रिजल्ट्स दिया गया है, तो रिजल्ट और रिजल्ट्स, रिजल्ट सिंगुलर नंबर होता है और रिजल्ट्स प्लूरल नंबर होता है। तो आपने देखा गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड बाई अस, गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाई अस। नाउ चेंज इन मॉडल्स। विद्यार्थियों, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट इन पैसिव वॉइस वी चेंज टू बी वर्ब। पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब का परिवर्तन होता है, जबकि टेंस परिवर्तन सदैव नरेशन में होता है। तो टू बी वर्ब जहाँ भी हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप मॉडल ऑक्सिलरी में फर्स्ट फॉर्म के साथ बी लगाते हैं, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, और आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग लगता है, और थर्ड फॉर्म होती है तो बी की थर्ड फॉर्म बीइंग लगती है। तो यदि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म। मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से यदि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, आप यूज कर देंगे कुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे। उसी तरह से माइट हैव हो तो माइट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। वी कैन प्ले फुटबॉल, कैन को कैन बी में बदलेंगे। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय अस। वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, तो आवर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय अस। यू कुड हैव पोस्टेड माई लेटर्स, अब आपने देखा इस सेंटेंस में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कुड हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, किस में, पैसिव वॉइस में, और माई लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट, तो माई लेटर्स कुड हैव बीन पोस्टेड बाई, सॉरी यहाँ पर मी दे दिया है, यहाँ पर तो सेंटेंस का यू था सब्जेक्ट, तो बाई यू, यहाँ पर बाई लिखना है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, गलत है, बाई यू होना है बाई मी की जगह पर। आगे देखें, ही शुड हैव ब्रॉट माई ऑर्डर्स, ही शुड हैव ब्रॉट माई ऑर्डर्स, तो माई ऑर्डर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई ऑर्डर शुड हैव बीन ब्रॉट बाई हिम। So they would have won the game by the evening. They would have won the game. Would have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेम आपका दिया गया ऑब्जेक्ट, तो द गेम वुड हैव बीन वॉन बाई द इवनिंग बाय देम। ये बाय द इवनिंग आपने पहले लिखा है और ऑब्जेक्ट को बाय देम लास्ट में लिखा है। नाउ वी स्टडी सम एक्सेप्शंस ऑफ प्रीपोजिशन बाय। विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान देना है कि हर जगह प्रीपोजिशन बाय का यूज़ डू से पहले नहीं होता है। कुछ ऐसी सेलेक्टेड वर्ब्स हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में हम अन्य प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं, तो उनको विशेष ध्यान देना है, उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसा कि हमने देखा ए ग्रुप में है, वी डोंट यूज प्रीपोजिशन बाय विद सम वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में कुछ दी गई वर्ब्स के साथ, जैसा कि आस्टोनिज्ड है, सरप्राइज्ड है। आस्टोनिज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, निराश होना। वेक्स्ड, किसी चीज़ से परेशान होना। अलार्म्ड, सचेत होना, चौकन्ना होना। इन सभी वर्ब्स के साथ यदि पैसिव वॉइस में ये वर्ब्स मिल रही हैं तो उनके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, एट आएगा। और इन सभी वर्ब्स के साथ जैसे कि प्लीज्ड, प्रसन्न होना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। थ्रॉन्ग्ड और पैड का तात्पर्य खचाखच भरा होना। थ्रॉन्ग्ड
डबल बार थ्रॉन्ड दी गई है, यहाँ पर थ्रॉन्ड की जगह चार्म्ड कर लीजिएगा, CHARMED, चार्म्ड। पुनः ध्यान दें, ये थ्रॉन्ड वर्ब 2 बार है, इसकी जगह चार्म्ड लिखना है, CHARMED। आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो यहाँ करेक्शन कर लेना है। थ्रॉन्ग्ड डबल बार वर्ब दी है, इस थ्रॉन्ग्ड के जगह पर चार्म्ड लिखना है, CHARMED। चार्म्ड, डिस्गस्टेड, लाइंड, इनके साथ लाइन का तात्पर्य कतारबद्ध होना, डिस्गस्टेड घृणा करना, इनके साथ प्रीपोजिशन विद आएगा। और इंटरेस्टेड कंटेंट के साथ इन आता है, इंटरेस्टेड किसी चीज़ में रुचि होना, कंटेंट किसी चीज़ में समाहित होना, इनके साथ इन आएगा। नॉन ऑब्लाइज्ड के साथ में टू आता है, ऑब्लाइज्ड माने आभारी होना किसी का। वरीड चिंतित होना, वरीड के साथ अबाउट आएगा। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स। His behavior surprised everyone. You see here verb surprised, and surprised के साथ में आप जानते हैं प्रीपोजिशन क्या आता है, एट। एवरीवन ऑब्जेक्ट, तो एवरीवन सरप्राइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, पास्ट में टेंस, तो वाज वेल लगाते हैं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन आएगा एट, ना कि प्रीपोजिशन बाय। एट हिज बिहेवियर, इसी तरह से योर एक्सप्लेनेशन विल नॉट सेटिस्फाई योर बॉस, तो सेटिस्फाई के साथ में आप जानते हैं विद आता है, तो योर बॉस विल नॉट बी, विल को विल बी में बदलते हैं, तो योर बॉस विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन। नाउ हिज फेलियर इन लाइफ डिसअपॉइंटेड हिज वाइफ, तो हिज वाइफ को आपने बिगनिंग में लिखा, हिज वाइफ, डिसअपॉइंटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म है, तो आपने क्या लिखा, वॉज। तो हिज वाइफ वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलियर in life. Now material life, material life always disgusts him, तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, डिस्गस्ट लिखा है, और डिस्गस्ट के साथ में प्रीपोजिशन आता है विद, तो ही इज ऑलवेज डिस्गस्टेड विद मटेरियल लाइफ। द मैनेजर विल नॉट ऑब्लाइज द वर्कर्स, आपने देखा विल नॉट ऑब्लाइज, विल नॉट दिया तो विल नॉट भी आ जाएगा एस में, और वर्कर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो वर्कर्स विल नॉट बी, ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, और ऑब्लाइज्ड के साथ आता है प्रीपोजिशन टू, द वर्कर्स विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू द मैनेजर। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू an exercise and you have to solve it today. It is enough for you.